अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस और उसका आयुर्वेदिक चिकित्सा यह विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको ऐसे बीमारियां हो जाती हैं जो ऑटो इम्यून डिजीजेस रहती हैं, या फिर उनको डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। और उसके ही तहत ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से आप, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ तो फिर आप लोगों को फिर और इजी वे में समझ आएगा। तो जैसे कि वायर होता है, ये मेरा जैसे लैपटॉप का वायर है, केबल है, तो इसमें ऊपर कवरिंग है। वैसे ही हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ कवरिंग होता है, माइलिन शीथ होता है। नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ होता है। तो वो माइलिन शीथ में कहीं कहीं, जैसे ये वायर बहुत पुराना हो गया तो कहीं कहीं कट जाएगा, छिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वहां पर भी ऐसे ही मतलब वो छिल जाता है, कट जाता है, डीमाइलिनेशन होने लगता है। माइलिन शीथ है ना, वह डीमाइलिनेट होने लगता है, वहां पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाता है। और यह वायु के प्रकोप से होता है। वायु का रुक्ष गुण, खर गुण, परुष गुण, ये सब की वजह से ऐसा होने लगता है। तो क्या होता है कि वहां पे जो मैसेजेस जाना चाहिए, ब्रेन से सिग्नल जाना चाहिए, वो ठीक से नहीं जा पाता है और उसका इफेक्ट ऑर्गन्स पे पड़ता है। और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल का मतलब है कि एक जगह नहीं होता है, ये ब्रेन में भी हो सकता है, या पूरे बॉडी के जितने भी क्रैनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स है, कहीं पर भी ये हो सकता है। तो इसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज जो है वो एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में वो लोग फिजियोथेरेपी देंगे, और बहुत सारी दवाइयाँ स्टेरॉइड्स वगैरह देंगे, लेकिन उसका इलाज नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इसका इलाज ही नहीं है। आयुर्वेद में इसका इलाज है, क्योंकि हम आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा और वात व्याधि की चिकित्सा इस हिसाब से देखते हैं। तो किस तरह से इसमें, और ये मज्जागत वात ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी इसमें मतलब धातुगत ज्वर भी हो सकता है, अस्थि मज्जागत ज्वर भी हो सकता है। यही सब चीज हम लोग विस्तार से देखेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपके पास जब भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस के पेशेंट आए तो आपको उनको वापस नहीं भेजना है, आपको उनको ट्रीटमेंट देना ही देना है। जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैंने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के क्लिनिक में सीखा है। और मैंने भी अपने प्रैक्टिस में पेशेंट लोगों को काफी हद तक उनका लाइफ ठीक करके दिया है। हम 100% तो ब्रह्मा जी नहीं है कि हम सबको, पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो डेटोरिएटिंग कंडीशन हो रही है उसमें हम काफी हद तक फायदा दे सकते हैं। तो मैं यही सब चीज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, और आप लोग भी अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जो इनबॉक्स में आप, यहाँ कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो रहता है ये एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ने वाला, और डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगता है। जब हम आयुर्वेद में, आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो आयुर्वेद में कैसे होता है, शीर्यते तत् शरीरम, मतलब यहाँ पे जीर्ण और शीर्ण अवस्था धीरे धीरे हो। और ये क्या होता है, नॉर्मली कोई भी बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वार्धक्यावस्था तो हो ही रहा है, लेकिन ये कंडीशन में वायु का प्रकोप इतना ज्यादा हो जाता है, ड्यू टू स्ट्रेस हो सकता है, वेगावरोध की वजह से हो सकता है, रात्रि जागरण की वजह से हो सकता है, किसी न किसी, या स्प्राउटेड चीजें, रुक्ष आहार विहार की वजह से, वायु का प्रकोपक आहार विहार। और दूसरा मानसिक कारण भी होते हैं, काम शोक भयाद वायु जब बोलते हैं, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिजेनरेटिव इंफ्लेमेशन होने लगता है, डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। और ये क्रॉनिक रहते हैं, मतलब एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ऑटो इम्यून बोलते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि खुद के सेल खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और ये क्या करता है कि ये मेन बीमारी जो है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी जो है, यह नर्व फाइबर्स की, जितने भी अपना नाड़ी संस्थान है उसकी बीमारी है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हो सकता है, ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, क्रैनियल नर्व्स भी हो सकते हैं, या फिर इसमें स्पाइनल नर्व्स भी हो सकते हैं, मोटर नर्व्स भी हो सकते हैं, सेंसरी नर्व्स भी हो सकते हैं। हर तरह के नर्व्स पे इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये इस तरह से रुक्षता आने लगती है, धातुशय होने लगता है। जो माइलिन शीट जो है, जैसे कि मैंने एग्जांपल से बताया कि वायर के ऊपर जो एक ये इंसुलेशन है, उसी तरह से हमारे नर्व्स के ऊपर भी माइलिन शीट रहता है। तो जो भी हमारे जैसे कि यहाँ से करंट आ रहा है, मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ तो मुझे करंट नहीं लग रहा, अगर ये नहीं रहेगा तो मुझे करंट लगेगा। तो वहां पर नर्व्स में जो सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जा रहे हैं, माइलिन शीट अगर डैमेज होता है तो डीमाइलिनेशन शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। जो मैसेजेस ब्रेन से जाना चाहिए या फिर लोअर मोटर सिस्टम से जो जाना चाहिए, वह ना गलत जाने लगता है, या फिर वहां पे एक शॉर्ट सर्किट ऐसे कंडीशन होने लगता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि माइलिन शीट डैमेज हो रहा है,
और इसमें पार्शली थोड़ा सा इसमें माइलिन डैमेज हो रहा है या कंप्लीट डैमेज हो रहा है। और जो जख्म होता है, जो मतलब सुख के वो डैमेज होता है, जहाँ छिल जाता है या मतलब वायु का प्रकोप की वजह से माइलिन शीथ डैमेज हो रहा है या स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, लीजन हो रहा है, तो उसको हम प्लेग बोलते हैं या लीजन बोलते हैं। मॉडर्न के हैरिसन की बुक में ऐसे ही लिखा है। जब माइलिन शीथ जो रहता है वो अगर हम लोग देखें तो वो फैटी सब्सटेंस से बनता है, मतलब एक तरह से वहां पे मेद धातु का वहां पे आवरण रहता है जो प्रोटेक्ट करता है। मेद जो रहता है वह नर्व्स को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी में भी मेद जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे माइलिन शीथ जो है वो एक तरह से वहां पे रुक्षता इतना बढ़ गया है कि मेद का क्षय हो रहा है, और वो भी मेद कहाँ पर, जो मज्जा धातु के अंदर जो है, मज्जा धातु के कवरिंग करने वाला जो मेद है उसका क्षय होने लगता है। तो उसकी वजह से मैसेजेस जो आना चाहिए, मैं अगर किसी ने कहा कि हाथ उठाओ तो वो हाथ नहीं उठा पाएंगे, यहाँ पर करो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिग्नल नहीं जा पा रहा है। वो यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल जाना चाहिए वो इधर उधर घूम जाएगा और वो पूरा सिग्नल नहीं जा पाएगा। तो उसकी वजह से मैसेजेस जा भी नहीं पाते, या जाते हैं तो पूरी तरह से वो इतने स्ट्रांगली नहीं जाते हैं कि वो पूरा वो कोऑर्डिनेशन हो पाए या वो काम हो पाए। एमएस जो रहता है ना, ये इन्फेक्शन से नहीं फैलता है, ये प्रत्येक व्यक्ति में अपने अपने ही जो मतलब वात प्रकोप का आहार विहार इसके वजह से ही होता है। घर में अगर किसी को है, पिताजी को है तो माताजी को नहीं होगा, माताजी को है तो बच्चों को नहीं होगा, या फ्रेंड्स में नहीं होगा, या किसी किसी को ही होता है। दूसरा ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो इंसान तुरंत मर जाएगा ऐसा नहीं है, यह धीरे धीरे प्रोग्रेशन हो रहा है ना, तो धीरे धीरे इसका बॉडी में डैमेज हो रहा होता है। दूसरा, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो नॉर्मल रहती है, बस काम करने का। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे जिनको एमएस था, तो जैसे एक लड़की आई थी, 30 ईयर्स की थी, 30 साल की लड़की थी, तो वह उठना बैठना चलना फिरना ये उसका थोड़ा मुश्किल था। मतलब वो अपना बिना किसी मतलब उसकी मम्मी के बिना सपोर्ट के वो चल नहीं पा रही थी, उसको एमएस हो गया था। ऐसे बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हैं जो ना चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डेथ हो गया है। और ये बहुत धीरे धीरे होता है तो इतना पता भी नहीं चलता है। और इसके भी 4 टाइप है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो एमएस का अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, असाध्यावस्था में गया, तो फिर हार्ट में भी जाके इसका इफेक्ट आएगा और कार्डियक डेथ इस तरह से हो सकता है, या हार्ट डिजीज हो सकता है, या फिर कैंसर हो सकता है, या स्ट्रोक। इन 3 वजह से एमएस के लोगों को डेथ होने का चांसेस रहता है। नहीं तो यहाँ पे मेन देखा जाता है तो डैमेज माइलिन शीथ ही रहता है, माइलिन शीथ ही रहता है, इसलिए इसको डीमाइलिनेटेड डिजीज में बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसा होता है। बहुत सारे जो केरलीय पद्धति के जो लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, उनका मुझे ट्रीटमेंट बहुत सही लगता है, जो सही है वो मैं उसको अप्रिशिएट जरूर करूंगा। वो लोग क्या करते हैं कि केरलीय पद्धति में वो थोड़ा सा आयुर्वेद का ही कुछ अलग एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अगस्त मुनि ने सिखाया है। वहां पर क्या करते हैं कि शिरोबस्ती कर देते हैं, मतलब ऐसे वो पूरा शिरोबस्ती करते हैं, तेल को धारण कराते हैं, और जितना तेल जाएगा मज्जा तंतु को, क्योंकि मज्जा जो बना है वो स्नेह से बना है, जितना स्नेहन मिलेगा रुक्षता कम होगी। और ऐसा देखा गया है कि हर रोज 250 ml इतना तेल या घी जो भी डाला जाता है शिरोबस्ती में, वह पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर शिरोधारा, नस्य बस्ती, अभ्यंग, पिजिचिल ये सब किया जाता है। जितना स्नेहन होते जाता है उतना ही रिजुवनेट होने लगते हैं सेल्स। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये एमएस जो रहता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक जगह नहीं है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब है स्कार फॉर्मेशन, लीजन या प्लेक फॉर्मेशन, अलग अलग जख्म हो गया है, माइलिन शीथ का डैमेज हो रहा है। यहाँ पे माइलिन शीथ जो ये कवरिंग रहता है वो निकल रहा है, वहां पे छिल रहा है या सूख रहा है, डैमेज हो रहा है, और नर्व्स अंदर ही अंदर रह रही है, लेकिन वो भी कंडक्शन नहीं हो पा रहा है नर्व्स का। जैसे कि अगर ये मैंने ऊपर का कवरिंग निकाल दिया और फिर मैंने हाथ लगाया तो मुझे करंट लगेगा, वो करंट वहां तक पूरा लैपटॉप तक नहीं जा पाएगा, ऐसा कंडीशन आ जाता है। ये मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताया। अगर हम लोग इसके 4 टाइप देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, क्योंकि बहुत रिसर्च किया गया है इस पर कि ये किस तरह से होता है, तो उस पर रिसर्च में ऐसा पता चला है कि जो बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, बिनाइन फॉर्म का रहता है, वो उसमें थोड़े थोड़े ही अटैक आते हैं और वो जल्दी से ठीक भी हो जाता है। वो इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक ट्रीटमेंट करते हैं। बोल्ड बहुत ही माइल्ड टाइप का रहता है, जो बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस रहता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। ये पहला स्टेज है, उसमें हेतु सेवन बंद कर दिया और फिर स्नेहन कर दिया, तर्पण कर दिया, बस्ती दे दिया, नस्य दे दिया, शिरो बस्ती दे दिया, अभ्यंग करा दिया,
ये सब करा दिया ना, तो वो स्नेहन क्रिया से और घृतपान करा दिया दीपन पाचन करके, तो वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि 12% एमएस के केसेस इसमें मिलते हैं, और इसमें मतलब ये हुआ है और उसके बाद में ठीक हुआ है, मतलब रेमिशन और रिलैप्स ऐसा हुआ है ना, ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये धीरे 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 बढ़ता है। हो सकता है इसको 10 साल भी लग जाए, 20 साल भी लग जाए, 30 साल भी लग जाए, धीरे धीरे बढ़ता है। और फिर ये एक ऐसी अवस्था में चला जाता है कि कष्ट साध्य या असाध्य अवस्था में चला जाता है। फिर उसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोग्रेसिव है, मतलब धीरे 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 बढ़ते 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 वायु का प्रकोप। और लोगों को मालूम नहीं होता है कि वेगावरोध से वायु का प्रकोप होता है, रात्रि जागरण से वायु का प्रकोप होता है, फिर उसके बाद में वृक्षाहार विहार के वजह से जो अध्वशोष करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं, संक्रमण करते रहते हैं, या फिर अति मैथुन करते हैं, धातु क्षय होता है, या फिर और भी कोई और बीमारियां हैं वायु का प्रकोप करने वाली बीमारियां, उनके वजह से ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्वतंत्र व्याधि या परतंत्र व्याधि के रूप में भी ये हो सकता है। या जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उन लोगों को भी ये हो जाता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, नींद कम ले रहे हैं, अनिद्रा की कंडीशन, जो भी वायु का प्रकोपक कारण है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, अति साहस करना, जो राज्यक्षमा के भी हेतु बताए हैं कि उसमें शोष होता है, तो अति साहस करना, विरुद्धासन करना, फिर उसके बाद में वेगावरोध करना, धातुओं का क्षय करना, धातुओं का क्षय, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, तो ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति ही हो रही है। और वार्धक्य जन्य जितना भी तकलीफ है वह सब इसमें देखने को मिलते हैं। तीसरा जो टाइप होता है वो 80% लोगों को दिखता है, जिसको बोलते हैं रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ना रिकवरी भी होता है, फिर उसके बाद में फिर कुछ साल के बाद फिर से वही प्रॉब्लम होने लगती है, फिर रिकवरी होता है, हम ट्रीटमेंट देंगे, फिर वो रिलैप्स। तो इन ऐसे पेशेंट को पंचकर्म जो है, जैसे कि हम जानू बस्ती देते हैं, कट्टी बस्ती देते हैं, अभ्यंग देते हैं, शिरो बस्ती देते हैं, नस्य देते हैं, वो भी बृहण और स्नेहक नस्य, बृहण करने वाला स्नेहन करने वाले नस्य देते हैं, और कंटिन्यू देना पड़ता है, हर 2-2 3-3 महीने के गैप में देना पड़ता है, तब ये पेशेंट काफी हद तक ठीक रहते हैं, अपनी लाइफ सुखपूर्वक बिता सकते हैं। अगर नहीं किया और एक बार किया और 5 साल बाद देखा तो ये कंडीशन हो ही जाती है। उसी तरह से क्योंकि उनका हेतु, आयुर्वेद में जो हेतु है वात प्रकोपक हेतु, उसको बंद नहीं किया गया, तो यह बीमारी बार बार रिलैप्स होती है। तो ऐसे जो रहते हैं ना कि ये मतलब किसी किसी को कुछ दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर होगा फिर ठीक हो जाएगा, ऐसे ये चलते रहता है। तो 80% लोगों को ऐसा दिखने को मिलता है। चौथा टाइप जो है ना वो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इसमें 50% लोग जो रहते हैं, जो भी आते हैं सेकेंडरी टाइप में, उनको 10 साल लग जाता है ये बीमारी बनने में। लेकिन फिर इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते जाता है और डिसेबिलिटी आने लगता है, इंसान को बैठना उठना बैठना चलना फिरना, जो भी क्रियाकलाप है वो बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। तो पेशेंट कंडीशन डेटोरिएट होती जाती है, डेटोरिएट होती जाती है। और उसमें प्लेक फॉर्मेशन जो होता है, जो माइलिन शीत कम हो रहा है, वह कहीं पर भी होने लगता है। ऐसे पता चलता है, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आज आ गई है, एमआरआई वगैरह करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो उससे पता चलता है कि ब्रेन में भी लीजन्स हो गए हैं, स्कार फॉर्मेशन ब्रेन में एक अलग अलग जगह पे हो गया है, प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, पूरा बैकबोन में जो स्पाइनल नर्व है वहां हो गया है, क्रैनियल नर्व में हो गया है। तो जितना ज्यादा रहेगा वो लीजन्स, उतना वो ज्यादा सिवियरिटी उसकी बढ़ती जाती है। अब अगर हम इसका साइंस एंड सिम्टम्स देंगे तो कुछ डॉक्टर को समझ आता है, उसको साइंस बोलते हैं, और कुछ पेशेंट हमें बताता है, उसको सिम्टम्स बोलते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पेशेंट को ना हर समय ग्लानी और श्रम क्लम ऐसे दिखता है, मतलब पेशेंट हमेशा थका हुआ रहता है। फटीक जो बोलते हैं, मेंटल फटीक, फिजिकल फटीक, हर समय उसको थकावट ऐसा महसूस होता है, कितना भी अच्छा से अच्छा खाना खिलाए लेकिन उसको थकावट होगी। और ये थकावट क्यों हो रही है, श्रम क्लम ग्लानी ये सब क्यों हो रहा है, तो यह वायु के प्रकोप से हो रहा है। मानसिक रूप से भी इंसान थक जा रहा है, शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा थक जा रहा है। इसी तरह से बहुत ज्यादा स्तंभ होता है, स्तंभ का मतलब है स्पाज्म जो रहते हैं, स्पास्टिसिटी, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, मसल्स पूरा कड़क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसका मतलब ये समझ रहा है कि मांसगत वायु का प्रकोप हो गया, इसलिए रुक्षता और स्तंभ और ग्रह ऐसे कंडीशन आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्पाज्म स्पास्टिसिटी बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है। उसी की वजह से पेशेंट जो है वो चलना फिरना उठना बैठना यह करना, ये जितना भी क्रियाकलाप है ये करना बहुत ही मुश्किल उसके लिए हो जाता है।
ऐसे देखने में पेशेंट ठीक दिखता है, लेकिन वो उठ के बैठ नहीं सकता है, बैठ के चल नहीं सकता है, चल के दौड़ नहीं सकता है। ये स्पाज्म इतना होता है, और ये सब वायु के प्रकोप की वजह से हो रहा है। वायु का रुक्ष गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, परुष गुण, खर गुण, ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, और अंदर ही अंदर माइलिन शीट डैमेज हो रही होती है। उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अगर देखेंगे तो उसको ना यूरिन कभी भी आ जाएगा, या यूरिन आएगा ही नहीं, या फिर उसका पेट का तकलीफ रहेगा, खाना पचेगा नहीं, और मतलब ऐसे ही रहेगा कि उसका बॉवल मूवमेंट रहेगा, या फिर उसका डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, ब्लैडर का प्रॉब्लम रहेगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन हो ही नहीं पा रही है, या फिर यूरिन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है। पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहता है, छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। उसी तरह से पूरे बॉडी में नमनेस रहता है, बाध्यता रहती है, वायु का प्रकोप हो जाता है तो बहुत ज्यादा चिमचिमायन, हस्तपाद चिमचिमायन, चींटियां काट रही है, इस तरह से टिंगलिंग भी होता है, नमनेस भी होता है। उसी तरह से प्रिकिंग सेंसेशन, तोदवत वेदना, सूचीवत वेदना, पूरे बॉडी में ऐसा लगता है कि चींटियां काट रही हैं, ऐसे प्रिकलिंग सेंसेशन होता है हर समय उसको। उसी तरह से विजन लॉस होता है, उसको दिखाई नहीं देता है, ब्लड विजन होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मज्जा तंतु में ये अफेक्ट आ रहा है। तो आईज भी जो है, अपनी आंखें जो है वो चक्षुरिंद्र मज्जा धातु से बनी हुई है, तो वहां पर भी इफेक्ट आता है, तो ब्लड विजन ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, और यह भी सब वायु के प्रकोप से हो रहा है। उसी तरह से ट्रेमर्स आते हैं, मतलब वो शरीर से कांपता है थोड़ा थोड़ा, और डिप्रेशन बहुत ज्यादा आता है, बार बार डिप्रेशन आता है, उसको बार बार काउंसलिंग करना, बार बार डिप्रेशन आता है, छोटी से छोटी बात को उसको सहन नहीं होता है, वो अपने बॉडी से इतना ज्यादा परेशान रहता है कि उसको डिप्रेशन पे डिप्रेशन आता है। तो इसमें हम लोगों ने ऐसे देखा है कि पेशेंट को बार बार मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं, अटैक आते हैं बार बार, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं कि पूरा स्टिफ हो गया वो, और डिमेलिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसी तरह से इसको ठीक करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, कष्ट साध्य या पे असाध्य, इन तीनों कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी तरह से ऑप्टिक नर्व में अगर हुआ, मैंने कहा ना क्रैनियल नर्व्स में भी हो रहा है, स्पाइनल नर्व्स में भी हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्व्स में भी हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो अगर ऑप्टिक नर्व में डीमाइलिनेशन शुरू होने लगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बढ़ने लगा, तो ब्लड विजन होता है, मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर ब्रेन स्टेम में दिखने लगता है तो डबल विजन दिखने लगता है, या डिजीनेस होता है, मतलब आंखों के आगे कुछ तो धुंधलापन और अंधेरापन, और ना ऐसे पेशेंट को भ्रम और चक्कर, इस तरह से कंडीशन आने लगती है अगर ब्रेन स्टेम में लीजन हो गया तो। अगर स्पाइनल कॉर्ड में हो गया तो उसको कोऑर्डिनेशन में उठना बैठना, अपने बॉडी को संभाल के रखना, फिर बैलेंस करना, ये सब मुश्किल होता है। अगर अगर स्पाइनल कॉर्ड में हो गया, ब्रेन स्टेम में हो गया तो मैंने क्या बताया, डिजीनेस होता है और डबल विजन होता है। अगर उसको ऑप्टिक नर्व में हो गया तो क्या हो गया कि उसको देखने में ब्लड विजन हो जाता है। इसी तरह से सेरेब्रम, मतलब जो बृहन मस्तिष्क है, सेरेब्रम और सेरेबेलम में हुआ तो बैलेंस प्रॉब्लम होता है, स्पीच प्रॉब्लम होता है, वो बोलने में अड़खड़ाता है, उसको बोलने में कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है। माइलिन शीट जो है वो अगर निकल जाए, अगर यहाँ पर मैंने इसको छील दिया और मैंने हाथ लगाया तो करंट इधर उधर जाएगा, नीचे तक आके लैपटॉप तक वो मतलब कंडक्शन ही नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इधर उधर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि बोलने में भी जितने भी नर्व्स का कंडक्शन है वो हो ही नहीं पाता है। उसी तरह से पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, हाथ कांपने लगते हैं बहुत ज्यादा, सारा वायु का प्रकोप का ये सिम्टम दिखने लगता है। अगर मोटर नर्व ट्रैक्ट में होता है, मोटर नर्व में होता है तो मसल्स में वीकनेस आने लगती है, स्पास्टिसिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्तंभ हो जाता है, मसल्स पूरे ऐसे जकड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। उसी तरह से पैरालिसिस होता है, पक्षाघात जो रहते हैं ना, पैरालिसिस ऐसे कंडीशन हो जाती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो या तो कंट्रोल खो देगा या फिर वो एम्प्टी नहीं हो पाएगा, रेसिडुअल यूरिन उसमें बहुत ज्यादा जमा रहेगा, या फिर उसको कंट्रोल ही नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू होते ही रहता है। इस तरह से पेट का उसका हमेशा प्रॉब्लम होता है, पेट में गुड़गुड़ आदमान आटोप, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगता है, पेट से हमेशा वो परेशान रहता है अगर मोटर ट्रैक्ट में अगर ऐसा लीजन हो जाता है तो। इसी तरह से अगर सेंसरी नर्व में हुआ, सेंसरी नर्व में हुआ तो उसको नमनेस आएगा बहुत ज्यादा, मतलब सेंसेशन लॉस हो जाएगा, उसको सुई चुभ हो रहे ऐसे होगा, जलन ऐसे होगा, दाह ऐसे फीलिंग होगा। उसी तरह से उसको ना अगर उंगली ये उठाना है, उंगली को ये मोड़ना है तो दूसरी उंगली मुड़ेगी, ये मिडल फिंगर को करना है तो तीसरी उंगली होगी। मतलब ये जो बोलते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन शॉर्ट सर्किट होता है, करने कुछ और जा रहे हैं और कुछ और हो रहा है, तो इस तरह से
मतलब अल्टर्ड कोऑर्डिनेशन, ऐसे कंडीशंस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिखने लगते हैं। मैंने जितने भी पेशेंट देखे ना, उनको उठना बैठना चलना फिरना ऐसे कंडीशन डेटोरिएट हो रहा था। लेकिन जब पंचकर्म किया गया, उनको शिरोधारा किया गया, शिरोबस्ती किया गया, उसके बाद में नस से दिया गया, तो पेशेंट काफी हद तक ठीक हो गए और अभी तक वो ठीक ही हैं। उनको बार बार सिखा दिया गया है, हम मेडिसिन भेज देते हैं, पेशेंट खुद का खुद कर लेते हैं। अगर वो डेली नहीं कर पाते हैं तो मतलब हमारे पास आके नहीं कर पाते हैं तो उनको सिखा दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करिए, तो पेशेंट वो दवाई ले रहे हैं और वो ठीक है, उनका लाइफ अभी तक ठीक चल रहा है। अब इसमें टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए? मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर हो रहा है तो हमें पहले तो आई चेकअप करना चाहिए कि आई का मूवमेंट कैसा हो रहा है, आई में विजन कैसा हो रहा है, अगर उसके विजन एक्यूटी कम हो रही है क्या, वो हमें पता चलना चाहिए। उसी तरह से प्यूपिल्स है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, इसी तरह से आई मूवमेंट कैसा है, लाइट में उसका कैसा हो रहा है, प्यूपिल का डायलिटेशन हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है कि नहीं, वह सब हमें आई का चेकअप कराना चाहिए। मसल स्ट्रेंथ अगर चेक कराना है तो हमें स्पास्टिसिटी और वीकनेस, ये मसल्स को हम चेक करके फिर पता चलता है कि मसल्स में कितना स्पास्टिसिटी और कितना वीकनेस है। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन अगर चेक करना है तो पेशेंट को बोलना है कि आप नाक तक अपने हाथ को लेके जाइए, वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो यह भी एक कारण हो सकता है। मतलब वहां पे वायु का प्रकोप है और उसके वजह से यहाँ पे डीमेलिनेशन हो गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है, वो अपना खाना खुद का खुद नहीं खा पाता, पानी नहीं पी पाता। ये सब माइलिन शीथ में अगर लीजन हो गए तो ये सारे हो जाते हैं। इस तरह सेंसरी डिस्टरबेंसेस होते हैं, उसको ठंडी गर्मी सर्दी ये सब पता नहीं चल पाता है, उसको बुखार है तो भी नहीं पता चल पाता है, उसको किसी ने ऐसे कट किया या सुई चुभा है उसको पता है, वो डिस्टर्ब हुआ रहता है पूरा। उसी तरह से रिफ्लेक्स जो रहते हैं, वह पैर उठाना चाहता है, कुछ और काम करना चाहता है और कुछ और हो जाता है। ये मैंने एग्जांपल देके बताया कि मैं अगर ये इंडेक्स फिंगर को हिलाना चाहूंगा तो दूसरा फिंगर हिलने लगेगा। तो ये जो बोलते हैं अल्टर्ड रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सेज, ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। उसी तरह से बोलने में वो लड़खड़ाता है या ऐसा लगता है जैसे शराब पी के कोई इंसान बात कर रहा है, मतलब स्पीच पैटर्न जो है वह भी विकृत हो जाता है। इसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो ब्रेन में कहाँ कहाँ स्क्लेरोसिस स्क्लेरोटिक लीजन्स हो गए वो देखना है तो एमआरआई कराना पड़ता है, फिर उसी तरह से ईएमजी कराना पड़ता है, और उसी तरह से एनसीएस, ऐसे इन्वेस्टिगेशंस करके हमें पता चल जाता है कि ये सब से कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहाँ तक फैल गया है, कितना व्याप्ति हो गया है। अब आयुर्वेदिक व्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद में कैसे देखते हैं कि सार्किट विभाजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, धातु मतलब स्थूल अग्नि जाठराग्नि लेवल पे हो रहा है कि नहीं, भूताग्नि लेवल पे हो रहा है कि नहीं, धात्वग्नि लेवल पे हो रहा है कि नहीं, वह हम लोग देखते हैं। और अग्नि मानदेय हुआ है क्या, और पहले उसको पेशेंट को मतलब टाइफाइड हुआ था क्या, मीजल्स हुआ था क्या, कॉलरा हुआ था क्या, या फिर चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स ऐसे होके गया है क्या, या उसको कंटिन्यू फीवर रहे क्या, ये हम लोग जरूर देखते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट जो रहता है मसूरिका का या फिर चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स, इन सब का इफेक्ट मज्जा धातु पे होता है। या फिर हम लोगों ने पढ़ा है संतत ज्वर सतत ज्वर अन्य दुख संतत ज्वर संतत ज्वर सतत ज्वर अन्य दुष तृतीयक और चतुर्थक ज्वर पढ़े हैं, तो उसमें ये विषम ज्वर से शुरू होके फिर वह धातुगत ज्वर में भी चला जाता है। तो धातुगत ज्वर का परिणाम की वजह से धातुपाक होके यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है क्या, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ कैसे न कैसे तरह से धात्वग्नि मंद सार्किट विभाजन अच्छे से नहीं हो रहा है, यह हमें देखना पड़ता है। इसीलिए सारे जो मज्जा धातु है उसमें डैमेज हो रहा है और उसका परिणाम रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा मज्जा छोड़ के बाकी और धातुओं पे भी हो रहा है, शुक्र पे भी हो रहा है। उसी तरह से डिमेलिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब है कि मज्जा धातु का क्षय हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है। जहां पर भी आवरण होगा या फिर धातु का क्षय होगा वहां पर तो वात का प्रकोप होता ही है। तो आवरण जन्य से शुरू होता है लेकिन धातु क्षय में ये चला जाता है। कफ का क्षय होता है, ओज का क्षय होता है, ऐसे सिम्टम्स में कफ जो रहता है वो संघात करता है, कोई भी सेल्स को बनाता है, जो हम बोलते हैं चय क्रिया अपचय क्रिया। तो चय क्रिया जो है मतलब जोड़ने का काम वो कफ धातु कर कफ दोष करता है। अब कफ का क्षय हो रहा है, मज्जा का क्षय हो रहा है, स्नेह का क्षय हो रहा है, ओज का क्षय हो रहा है, शुक्र का क्षय हो रहा है, ऐसे हमें पेशेंट देखने में मिलते हैं। तो हमें चिकित्सा करना है तो इसमें अब इसमें ये बढ़ा है तो एक तरह से शार्धर्मिता जो है, उष्णता और तीक्ष्णता भी बढ़ी है, तो पित्त का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर रात्रि जागरण कोई करेगा तो रात्रि जागरण से क्या होगा कि पित्त की भी वृद्धि हो जाएगी, तो यह क्षारधर्मी एक तरह से व्याधि हो जाता है। तो इसमें पित्त और वात की वृद्धि हुई है। तो
तो हमें अब चिकित्सा कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें पहले तो धात्वग्नि को अच्छा करना है, जाठराग्नि को अच्छा करना है, धात्वग्नि को अच्छा करना है, भूताग्नि को अच्छा करना है। धातु ज्वर, धातुगत ज्वर की चिकित्सा जो बताई है चरक संहिता में, वाग्भट संहिता में, उसके हिसाब से चिकित्सा करना है। फिर कभी कभी सन्निपात ज्वर की चिकित्सा, क्योंकि उदर्क के रूप में या उपद्रव के रूप में सन्निपात पहले हो गया है और उसका कॉम्प्लिकेशन जो हो गया है उसके वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होके जाता है। और ये मेरे तो हर पेशेंट में पता चला है कि ये पहले फीवर हो गया था और उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुए। उसी तरह से हमें चिकित्सा करना है तो तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है जो आम का भी पचन करे और ऊपर से यहाँ जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती वगैरह जो हम लोग देते हैं वो रिजुवनेट करता है, क्योंकि गुड़ुची है, पटोल है, यष्टि मधु है, किरातिक्त है, इसको दूध में पका के और फिर हम इसमें जैसे नरसिंह रसायन या महाकल्याणक, अगर ब्रेन से डिप्रेशन से रिलेटेड है तो मेद्य द्रव्य देते हैं, या फिर अगर मज्जा धातु को और अच्छा करना है तो इसमें महाकल्याणक घृत या फिर ब्राह्मी घृत, ये सब का हम लोग क्षीर पाक बना के तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मधुर रस का भी प्रयोग करना चाहिए जो बृहण कार्य करे। यहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति है, वायु का प्रकोप है तो वहां पे बृहण करना है तो यहाँ पे दाढ़ी मादी घृत, फिर महाकल्याण घृत, शतावरी घृत, विदारी घृत, ये सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वायु का शमन करना चिकित्सा होता है। और रसायन चिकित्सा, जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो रसायन चिकित्सा करके फिर अपुनर्भवत चिकित्सा, इस तरह से हम लोग को करना पड़ता है। इसी तरह से हमें मॉडर्न व्यू से देखें तो कुछ हाई प्रोटीन डाइट भी देना पड़ता है जिससे मसल्स को ताकत मिले। तो उसमें हम लोग सोया पाउडर देखते हैं, अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो मछली खाने को बोलते हैं, अंडे खाने को बोलते हैं। उसी तरह से उसमें कुछ जैसे सोयाबीन वगैरह जैसे जो हाई प्रोटीन दाल वगैरह खाने को बोलते हैं, लेकिन ये आयुर्वेद को मान्य नहीं है। अगर हम ये सब देते हैं, मछली जो है वो त्रिदोष प्रकोपक है, तीनों दोषों को प्रकोपित करता है मछली का जो मांस है। उसी तरह से दाल और सोयाबीन ये सब वायु का प्रकोप करता है। तो हमें मॉडर्न के व्यू से अगर करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, आयुर्वेद के हिसाब से ही हमें चिकित्सा करना चाहिए। अब इसमें दवाइयां हैं, कुछ शमन चिकित्सा बता रहा हूँ, कुछ मतलब पंचकर्म की चिकित्सा में क्या क्या दवाइयां यूज करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो एक है अमृतोत्तरम कषायम, यह पित्त और वायु का शमन करता है। अमृतोत्तरम, अमृता मतलब गुड़ुची, उससे बनाए हुआ 45 ml सुबह 45 ml शाम को अगर अमृतोत्तरम कषायम देते हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से भारंगी आदि कषायम का प्रयोग करते हैं तो उसका भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में फायदा होता है। अष्टवर्ग कषायम, उसमें मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मधुपर्णी, माशपंती, जीवंती, यष्टि मधु, 8 चीजें हैं, इसका काढ़ा बना के देते हैं। यही अष्टवर्ग से च्यवनप्राश में भी यूज किया जाता है। तो ये जीवने गण में जीवक और ऋषभक को हटा दिया गया, तो ये जीवन देने वाले कार्य हैं, रक्त धातु को प्रसादन करते हैं और हर एक सेल को, माइलिन शीट को रिजुवनेट कर जीवन देने का कार्य है कि नया बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए अष्टवर्ग कषायम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से भद्र दारवादी कषायम, इसका 45 ml सुबह 45 ml शाम को, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। गुड़ुच्यादि कषायम, गुड़ुची जो है वो अमृत है, रसायन है, सप्त धातुओं को अच्छे से बढ़ा देता है। और गुड़ुची जो है वो ऐसी वनस्पति है जिसका नाम अमृता है, वो खुद कभी नहीं मरती है, अमृता। तो ऐसी दवाई अगर शरीर में जाएगी तो वो मृत हुए सेल्स को भी रिजुवनेट करती है, नया बना देती है। और वयस्थापन गण में गुड़ुची है, पुनर्नवा है, ब्राह्मी है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसलिए गुड़ुची आदि कषायम बहुत लॉजिकल फिट बैठता है कि इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस में प्रयोग करने से रिजुवनेट होता है। माइलिन शीट जो डैमेज हो गया है, जो प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के रूप में या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के रूप में हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिख रहा है, तो वह पूरी तरह से रिजुवनेट होके वहां पे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धान्वंतर कषायम वायु का प्रकोप शांत कर देता है, वायु को शमित कर देता है, वायु का अनुलोमन करता है, पेट साफ करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। इसलिए धान्वंतर कषायम में दशमूल आदि है तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से वटी कल्पना अगर हम देते हैं तो 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं। गुरोच्चनादि वटी का प्रयोग करते हैं। लशुनादि वटी जो आवरण जन्य संप्राप्ति है उसको ठीक करने के लिए लशुनादि वटी का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में षडधरण चूर्ण का या टैबलेट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में संजीवनी वटी का प्रयोग करते हैं। फिर करप्पू विष्णु चक्रम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण चंद्रोदय या सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, इसका प्रयोग करने से, या योगराज गुगुल है, इसका प्रयोग करने से मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से घननवल्ली, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। पंचारिविंदम, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। उसी तरह से चूर्ण कल्पना में हम लोग देखते हैं तो पंचसम चूर्ण, इसका 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को गर्म पानी के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पिपली चूर्ण का 3-3 ग्राम, पिपली ज्यादा नहीं देना चाहिए, पिपली और क्षार और
लवण, इसका सेवन कम बताया है। अति सेवन जो रहता है वो नुकसान देता है, अभिसंधि गुण को निर्माण कर देता है, स्त्रोतरोध कर देता है। तो पिपली चूर्ण है 3 ग्राम सुबह शाम अगर देते हैं शहद के साथ, तो इसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि ये धात्वग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इसी तरह से लवंग चूर्ण का प्रयोग करते हैं, बला चूर्ण का प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करते हैं, गुड़ुचि सत्व जो रहता है, अमृता सत्व रहता है, यह 5 से 10 ग्राम तक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ लेह कल्पना है जो अग्नि को दीपन पाचन अनुलोमन करके कुछ अग्नि बढ़ जाए तो नयोपय कषाय, सॉरी नयोपय लेहम, इसका प्रयोग करते हैं 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम को। या रसायन काल में नयोपय लेहम है, इसका मैंने अपने यूट्यूब में बताया है एक लेक्चर में, अगर नहीं बताया तो आप लोग देखिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार पढ़ा दूंगा। तो ये नयोपय, इसमें दूध वगैरह डाल के बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। इस तरह से नारसिंह रसायन, नरसिंह भगवान जैसे ताकत देता है, और ये मक्खन में बनाया जाता है और इसमें रिजुवनेट करने की ताकत रहती है। तो नरसिंह रसायन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को ये दिया जाता है। अश्वगंधा लेहम ब्रह्म रसायनम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और रसायन काल में अगर दे दिया जाए ब्रह्म मुहूर्त में ब्रश करके और फिर उसके बाद में अगर खिला दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आसवरिष्ठ का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि सूक्ष्म गामित्व इसका रहता है, धात्वग्नि को प्रदीप्त करता है। तो बलारिष्ट है, अश्वगंधारिष्ट है, सारे ब्रहण करने वाले, और वात पित्त शामक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से माइंड पे काम करना है तो सारस्वतारिष्ट का प्रयोग करते हैं, द्राक्षारिष्ट का प्रयोग करते हैं, पुनर्नवासव का प्रयोग करते हैं, धनवंतरारिष्ट का प्रयोग करते हैं, देवदारवादिष्ट का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा फायदा। यहाँ पर हमें आसवरिष इसलिए देना है क्योंकि धात्वग्नि को प्रदीप्त करना है, एक एक सेल को रिजुवनेट करना है, इसलिए आसवरिष का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। इसी तरह से इंटरनल दवाई में कुछ पीने के लिए तेल देते हैं या बस्ती के रूप में देते हैं, तो सहचरादि बस्ती का प्रयोग करते हैं, या शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धनवंतर तेल का प्रयोग करते हैं, महामाश तेल का प्रयोग करते हैं, राशना 10 मूलादि तेल का प्रयोग करते हैं। शीर बला तेल का ये पीने के लिए एक एक चम्मच 10-10 ml सुबह शाम दे दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ घृत कल्पनाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेह की कमी हो गई है, वहां पे जो मेद है और मज्जा है इसमें जो स्नेहांश है वह कम हो गया है, वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे जीवंत्यादि घृतम, जीवनीय घृतम का प्रयोग करने से, विदारी कल्याणक घृतम का प्रयोग करने से, नागबला घृत का प्रयोग करने से, सारस्वत घृत का, ब्राह्मी घृत का, महाकल्याणक घृत का, महापंचगव्य घृत का, महापैशाचिक घृत का, ये ऐसे बहुत सारे घृत हैं, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रसौषधियों में हम लोग समीर पन्नग रस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से वातग्नि कुमार रस का प्रयोग करते हैं। ये कितना देते हैं तो एक एक रत्ती 125 mgm सुबह, 125 mgm शाम को, इतना देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वात गजांकुश रस, फिर उसके बाद में महावात विध्वंसक रस, उसी तरह से वसंत कुसुमाकर रस, उसी तरह से चंड मारुतम, प्रवाल भस्म, प्रवाल भस्म का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, घी के साथ देना चाहिए। इसी तरह से कषाय कुलत्थ कषायम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से इसमें महावात विध्वंसक रस है, रसराज रस है, एकांग वीर रस है। उसी तरह से ताप्यादि लौह, रक्त का प्रसादन करना है तो ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं। स्वर्ण कल्प में स्वर्ण माल निवसन, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, सिद्ध मकर दिवस, स्वर्ण भूपति रस, जय मंगल रस। जय मंगल रस जब पुराना जीर्ण ज्वर रहता है, सन्निपात ज्वर रहता है, उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ सन्निपात ज्वर की हिस्ट्री होके गई तो कस्तूरी भैरव रस, हेमगर पुट्टली रस, मल्ल सिंदूर, फिर उसके बाद में यही सब दवाइयाँ देते हैं, दिव्य दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छा फायदा करती हैं। अब सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म, कभी कभी मज्जा तंतु को ब्रेन में अच्छा करना है तो वहां पे हम लोग रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म, पंचामृत लौह परपटी का प्रयोग करते हैं, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। स्मृति सागर रस, फिर उस उन्माद गज केसरी रस, मानस मित्र गुटिका, जितने भी मेद्य द्रव्य है ना वो सब का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इस स्वर्ण युक्त ब्राह्मी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट टू पेशेंट, मैं आप लोगों को एक अंदाज से बता रहा हूँ कि ये सब देना चाहिए, मतलब इनमें से आप चूज करिए। हर पेशेंट को सारी दवाइयाँ नहीं देनी है, आप लोग को हेतु निकालना है, संप्राप्ति बनाना है और उसके बाद में दवाइयाँ सेलेक्ट करनी है। इसी तरह से उद्वर्तन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो जीवंत्यादि चूर्णम, इसका उद्वर्तन करते हैं। त्रिफला चूर्ण का उद्वर्तन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ धारा करते हैं, जैसे हम लोग शिरोधारा करते हैं, पूरे बॉडी में धारा करना पड़ता है, तो बलामूल शिर धारा, बलामूल को दूध में पका के उसकी धारा देते हैं। विदार्यादि शीर धारा, इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग और क्या करते हैं तो हम लोग ना अवचूर्णन करते हैं,
तेल डाल के और पाउडर डाल के मिक्स करके और पूरी बॉडी में लगाते हैं। तो करचूर आदि चूर्ण को शिरबला तेल में मिक्स करके और उसका प्रयोग करते हैं, पूरे बॉडी पे रगड़ते हैं। तो क्योंकि करचूर जो है वो पार्थिव द्रव्य है और तेल के साथ प्रयोग करते हैं तो उसमें जलीय तत्व स्निग्धांश मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे एक तरह से देखें तो क्षय हो रहा है, मज्जा तंतुओं में पार्थिवता कम हो रही है, तो वहां पे वो बढ़ाना है। उसी तरह से करचूर आदि चूर्ण को सहचर आदि तेलम इसके साथ अगर देते हैं, पूरे बॉडी में अवचूर्णन करना है, पूरे मतलब पूरी बॉडी में रगड़ना है। ये ना तो उद्घर्षण होगा, मतलब तेल के साथ मिक्स करके पूरे बॉडी पे लगाना है। फिर रासनादि चूर्ण को सहचरादि तेल के साथ प्रयोग करना है। इस तरह से शालिशष्टिक पिंड स्वेद का प्रयोग करना है। मेरे पेशेंट में तो शालिशष्टिक पिंड स्वेद का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इस तरह से अभ्यंग कराना है तो प्रभंजन तेल का प्रयोग कराना है, या पंच स्नेह कुजम्बू का प्रयोग कराना है, या फिर माश तेल, सहचरादि तेल, शीरबला तेल, बला चंदन बला लाक्षादि तेल, या बला लाक्षादि अश्वगंधा तेल, या सहचरादि तेल, ऐसे का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल जो है ना, वो बला भी है, लाक्षा भी है, जो संधानी गण में वो संधान करता है, और अश्वगंधा है वो मांस धातु को अच्छा करता है। फिर केतकी मूलादि तेल से अभ्यंग करना है, कार्पास हस्त्यादि तेल से अभ्यंग करना है, प्रसारण्य आदि तेल से अभ्यंग करना है। अगर पेन बहुत ज्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तो कोट्टम चुक्की आदि तेल या मुरीवणा तेल से अभ्यंग करना है, बस्ती देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन ज्यादातर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ऐसा बोला जाता है कि पित्त का वृद्धि है, तो यहाँ पर हमें स्वेद बहुत ज्यादा तीव्र नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा दे दिया तो बस। उसी तरह से क्योंकि उष्ण और स्निग्ध ये करने से अनुक्षय बढ़ता है, उष्ण और स्निग्ध इससे थोड़ा हमें दूर रखना है। खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है, उष्ण और स्निग्ध, क्योंकि तेल उष्ण होता है और स्निग्ध होता है, तो तेल ना देके घी में दें, क्योंकि घी जो होता है वो शीत होता है और तीव्र शामक होता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, तो घी में दें और घी का प्रयोग ज्यादा करें। बस्ती में हम लोग कर सकते हैं, अभ्यंग के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि उष्ण और स्निग्ध गुण से थोड़ा बचा के रखना है। उसी तरह से इसमें लेप भी बहुत सारे लगाते हैं, तो बृहणीय गण जो अपना बताया बल्य गण के तेल से सिद्ध करके या फिर उसके लेप ऐसे पानी में मिक्स करके और पूरा बॉडी में लेप लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर मांस जो वसा मज्जा और मांस, इसको अगर पूरे बॉडी में अभ्यंग के तरह पूरा रगड़ रगड़ के लगाएं 1-2 घंटा, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अनुवासन बस्ती में शीरबला तेल, सहचरादि तेल, धानवंतर तेल, शुद्ध बला तेल, 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से बस्ती में मुस्तादी यापना बस्ती, यापन सिद्धि, आपने यापना सिद्धि अध्याय देखिए चरक संहिता में, उसमें बहुत ही बढ़िया बताया। तो मुस्तादी यापन बस्ती का हमारे सर ने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मधु लेना है 200 ml, लवण लेना है 15 ml, स्नेह लेना है, तो शीर बला तेल अगर 101 आवर्ती वाला मिले तो और अच्छा है, 100 ml लेना है। उसी तरह से सुकुमार घृत 100 ml लेना है। फिर यष्टि मधु का कल्क 30 ग्राम तक लेना है। फिर मुस्तादी कल्क जो है, मुस्तादी यापन के जितने भी कंटेंट्स है वह पूरा काढ़ा बना के 300 ml 300 ml लेना है, और मांसरस 100 ml, मतलब 1 लीटर तक ये मुस्तादी यापन बस्ती का द्रव्य बन गया। फिर से मैं बता देता हूं, तो मधु 200 ml, लवण 15 ml, उसके बाद में शीर बला तेल 100 ml, सुकुमार घृत 100 ml, इसमें घृत भी है तेल भी है, और यष्टि मधु का कल्क लेना है वह 30 ग्राम, और मुस्तादी जो शीर कषायम, मुस्तादी यापन बस्ती में जो है उसमें दूध में पका के शीर पाक जैसा बना के और 300 ml इसका प्रयोग करना है। मांसरस का 100 ml, इस तरह से 1 लीटर तक बना के इसका बस्ती देना है। ये बस्ती जो द्रव्य है मुस्तादी यापन बस्ती का, यह 1 घंटा तक रहे तो बहुत अच्छा है। अगर जल्दी निकल जाए तो कुछ नहीं, बॉडी जितना ऑब्जर्व करना है खुद कर लेती है। इसी तरह से शिरोधारा, शीर बला तेल का शिरोधारा करना है या फिर शिरोबस्ती करना है, धानवंतर तेल का शिरोधारा करना है, शिरोबस्ती करना है, और नस्य भी देना है। इसी तरह से बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल का प्रयोग करना है, वाताशिनी तेल का प्रयोग करना है, नारायण तेल, महानारायण तेल, महामाश तेल, माश संधव तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल, मुरी वेणा तेल, दशमूल तेल, धानवंतर तेल, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, चंदन बला लाक्षादि तेल, इनका शिरोधारा करना है और बस्ती देना है, नस्य देना है, और कटी बस्ती, जानो बस्ती, जैसे पेशेंट का कंडीशन है उस हिसाब से युक्तिपूर्वक प्रयोग करना है। इसी तरह से आंखों में अगर इसका प्रॉब्लम हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से देखने में तकलीफ हो रही है, तो अक्षी तर्पण करना है। आप लोगों को तर्पण विधि मालूम है कि उड़ीद के आटे का वो ऐसे बना के और ऐसे लगा के और फिर अक्षी तर्पण करते हैं। तो त्रिफला घृत का या जीवंत्यादि घृत का अक्षी तर्पण करना है। नस्य में शीरबला तेल, सहचरादि तेल, इसका प्रयोग करना है। और रसायन में नागबला रसायन, ब्रह्म रसायन,
पिपली रसायन, लहसुन रसायन, इसी तरह से बहुत सारे आम्ल के रसायन, त्रिफला रसायन, च्यवन प्राशावले, यह सब बहुत सारे रसायन हैं। शिलाजीत का प्रयोग करते हैं। सहस्रपुटी अभ्रक भस्म, इसको वर्धमान मात्रा में अगर प्रयोग करें और रसायन के रूप में, तो धीरे धीरे जितना बॉडी को साथ में उतना शिलाजीत का प्रयोग करें, या अभ्रक भस्म का प्रयोग करें, स्वर्ण भस्म, फिर रौप्य भस्म का प्रयोग करें, पंचामृत लौह परपट्टी का प्रयोग करें, पंचामृत लौह गुग्गुल का प्रयोग करें। अग्नि कैसा है और उस हिसाब से हमें ये मेडिसिन डिसाइड करना है। और ये करके पेशेंट को ऐसा नहीं बोलना है कि आप अभी ठीक ही हो गए, पेशेंट को बोलना है हर साल आपको पंचकर्म करना है, क्योंकि ये फिर से रिकरेंस हो सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अपने पेशेंट को काफ़ी हद तक उनकी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। एलोपैथी में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऐसे ही दवाइयाँ देते हैं, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद में कृच्छ साध्य हुआ, भले ही आप पे वो असाध्य हुआ, लेकिन हम कोशिश करके उसको ठीक करने का कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हाथ नहीं होती है। आज आयुष दर्पण जो इंडिया का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म है आयुर्वेद के मामले में, तो यहाँ पर मैंने अपने तरफ से बताने का कोशिश किया। आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं या कोई भी प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे कृपया लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आप लोग को देखना है, सारे वैद्य लोग मुझे प्रॉमिस करिए, आप लोग को देखना है और ट्रीटमेंट भी देना है, कोशिश करना है। जहां पर भी आप अटकेंगे मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। डॉक्टर स्मिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्मिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आयुष दर्पण डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पर हर व्याधि का, आप लोग हर व्याधि का यूट्यूब में आपको हर व्याधि का चिकित्सा एक गाइडलाइन जरूर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही सारा चीज दे देना है। मैंने तो 100 ड्रग बताए, 100 दवाइयां बताई, तो 100 के 100 देना है, ऐसा नहीं है। युक्ति पूर्वक पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, ये देखिए, प्रकृति देखिए, सार सहनन, अग्नि, दुष्य, देश काल, प्रकृति, ये सब देख के आपको डिसाइड करना है। मैंने बस एक गाइडलाइन दिया है आप लोगों को, ठीक है। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर एम वी सुशील सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ फॉर ऑल, थैंक यू, प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट आप लोगों को देखना है तो आप लोग मेरे पास आके भी देख सकते हैं, या आप नेट पे सर्च करिए किस तरह से उनका कंडीशन डेटोरिएट हो रहा होता है। और एलोपैथी में फिजियोथेरेपी के अलावा कुछ भी परमानेंट ऐसा कुछ भी इलाज नहीं है, आयुर्वेद से ही कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर नवरत, वो लोग बोलते हैं इडियोपैथिक कॉजेज है, और उसके बाद में प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिजीज है, इसका इलाज ही नहीं है, वो लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद से हम लोग बहुत काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। और आपके पास जब भी एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट आए, आप लोग ले लीजिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, आप लोग ले लीजिए, ट्रीटमेंट हम साथ मिलकर करेंगे, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह से करना है, बस आपको लेना है और ठीक करना है। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य अवंतिका सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य विनाशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक यहाँ पर जुड़ते हैं। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बहुत बढ़िया चीज़ लिख रहे हैं। सरोज मिश्रा जी बहुत हैरिसन बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट करना है, बायोमार्कर, स्पाइनल टैप, एमएस से रिलेटेड एंटीबॉडीज देखने और इन्फेक्शन देखेंगे, एमएस से रिलेटेड एंटीबॉडीज देखेंगे और इन्फेक्शन देखेंगे, एमआरआई करेंगे, फिर इवोक पोटेंशियल टेस्ट ये करेंगे। सर ने बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू सर। सरोज मिश्रा जी ने कहा है कि कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या दिखते हैं, तो मसल स्टिफनेस और स्पाज्म होता है, पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस टिपिकली इन लेग्स, प्रॉब्लम विद ब्लैडर, बाउल एंड सेक्सुअल फंक्शन। हाँ, मेरे पेशेंट ऐसे भी बता रहे थे कि उनको सेक्सुअली भी बहुत वीक हो गए थे, वो लोग इरेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है, सेक्स भी नहीं कर पा रहे थे। मेंटल चेंजेस में फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन, कभी हंसना कभी रोना, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, ये सब होता है। ये आपने सही बताया, मूड पे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आता है। राम किशोर प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। गौरव जी बोल रहे हैं कि हम बस्ती के लिए रेडीमेड कषायम आता है, उसको शीर पाक करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे तिक्तक शीर बस्ती। ये अब आप डिसाइड करिए।
हम लोग रेडीमेड नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश यूज़ करते हैं। अभी आपको कितना रिजल्ट आता है वो आप डिसाइड करिए। मैं रेडीमेड कषाय जो है उस, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है और वो फ्रेश नहीं होता है। मैं रेडीमेड कषाय को नहीं ऐसे बोलूँगा। आपको जब भी बनाना है तो आप यवकुट चूर्ण लाइए या चूर्ण लेके आइए और फ्रेश बनाइए। थोड़ा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। रेडीमेड तो आता है, कंपनियां क्या डाल रही हैं क्या नहीं डाल रही हैं वो तो उनको ही मालूम है। डॉक्टर अदिति मैम नमस्ते प्रणाम आपको। अच्छा डॉक्टर दीप्ति जी बहुत दिन के बाद दिखी, आपको प्रणाम बहुत बहुत। डॉक्टर वैद्य वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। प्रणाम आपको भी। मनीषा मान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग को भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट आपको लेना है और ठीक करना है। सविता मैम बोल रही हैं कि आई एम ऑल्सो ट्रीटिंग वन मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट, बहुत अच्छा फायदा हुआ है। ठीक है, आप सविता मैम क्या क्या दवाई दे रही हैं कृपया आप बता दीजिएगा। मनीषा मैम थैंक यू, प्रणाम आपको। दीप्ति जी बोल रही हैं इफ डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इन एमएस पेशेंट व्हाट शमन द्रव्य बी यूज्ड। नस से ऑलरेडी डन। इसमें कवल और गंडूश अगर हो सके ना तो जैसे कि शीरबला तेल या मतलब तिल तेल, इसका कवल और गंडूश करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नस से करिए, कर्ण पूरण करिए, अभ्यंग करिए। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग है तो वो मतलब कवल गंडूश जहां से भी स्नेह पहुंचा सकते हैं उतना करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शिरोबस्ती, मुझे तो इतना मतलब इसमें इतना कॉन्फिडेंस है ना, शिरोबस्ती करें अगर पेशेंट मुंह नहीं खोल पा रहे या फिर कैसे भी उसको खोलने में तकलीफ हो रही है, कवल गंडूश नहीं कर पा रहे, शिरोबस्ती करते हैं ना, एक पाव तेल रोज एब्जॉर्ब हो जाता है। इतना ज्यादा स्नेहन होता है और पेशेंट का कंडीशन बहुत ही, मैंने तो एक ऐसे पेशेंट देखा है मतलब हर महीने में उनका एमआरआई करा के देख रहा था, तो जो स्क्लेरोटिक लीजन थे ना वो इतना, शिरोबस्ती कराया, नस से कराया, बस्ती कराया, अभ्यंग कराया, उससे ना वो लीजन्स भरते हुए मैंने देखा है। मतलब मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कभी। तो उसमें लीजन्स भरते हुए ऐसे एमआरआई में पॉजिटिव रिजल्ट्स है। और डॉक्टर्स लोग भी मानते हैं, एलोपैथी के जो न्यूरो सर्जन रहते हैं वो भी मानते हैं कि हाँ आयुर्वेद में ऐसा होता है, ये रिजुवनेट करता है। मज्जा धातु जो है ना वो रिजुवनेट, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं मज्जा धातु, उनके भाषा में माइलिन शीट जो है वो रिजुवनेट करता है और नया बन जाता है। तो हम लोग कर सकते हैं, बस हमें हेतु पे ध्यान देना है कि वेगावरोध ना करे पेशेंट, रात्रि जागरण ना करे, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, और आचार रसायन जो बताए कि सत्य बोले, झूठ ना बोले, दुखी ना रहे, प्रसन्न मुख रहे, ये सब का कोशिश करते रहना है। पेशेंट एक दिन में नहीं ठीक होगा, बीमारी बहुत मुश्किल से हुई है, बहुत टाइम लगा के हुई है, तो ठीक होने में भी टाइम लगेगा। तो 1.5 साल, 3.5 साल, 5 साल, 7 साल, कितना भी टाइम लगे, तो हमें पेशेंट को, हमारा पेशेंस भी अच्छा रहना चाहिए और पेशेंट को भी हमें काउंसलिंग करते रहना है, फिर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अमित पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। अच्छा प्राची जी ये बोल रही हैं सर थायराइड को हम आयुर्वेद में कैसे संप्राप्ति देख सकते हैं। थायराइड में आवरण जन्य संप्राप्ति भी रहती है, उसमें मार्गावरोध भी रहता है, क्षयात्मक संप्राप्ति भी रहती है। मैं थायराइड पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। सरोज मिश्रा जी बोले सांपित और कफ के कारण अग्निमांद्य फिर धातुशय, इनका ये एनालिसिस है थायराइड के लिए। एक तरह से थायराइड जो रहता है ना, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। हम लोग के पास कार होती है, कार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल से तो गाड़ी चल ही रही है, 1500 सीसी का जो कार रहता है उससे तो चल ही रही है, लेकिन इंजन ऑयल जो रहता है इंजन को वो अच्छा रखता है। तो थायराइड का जो सिक्रीशन है T3, T4, TSH, वो क्या करता है कि हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को अच्छा करता है। अगर इंजन ऑयल कम पड़ा तो गाड़ी का इंजन अच्छे से नहीं चलेगा, अगर ज़्यादा डाला तो भी नहीं चलेगा। तो वो एक नॉर्मल डोज में इंजन ऑयल हमेशा इंजन के लिए चलना चाहिए, मिलना चाहिए। उसी तरह से थायराइड का जो T3, T4, TSH है ये एक बैलेंस स्टेट में चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपो में कम सिक्रीशन होता है या हाइपर में ज़्यादा। हम इस पे और बात करेंगे, स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति है, सामपित्त है, कौन सा है कफ के वजह से, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मैं इस पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, जो हमारे गुरुजी ने बताया। और हमारे जो आदरणीय गुरुजी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से रिसर्च करके और अपने ग्रंथों का आधार से बताया है, वो नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मनीषा जी बोल रहे हैं सर मैंने ओल्ड पेशेंट को शिरोपिचू किया तो उसका प्रलाप बंद हो गया।
आपका बात सही है, शिरोपिचुप से भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर जितना तेल एब्जॉर्ब होता है ना, उतना कहीं भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। और बहुत अच्छा प्रलाप बंद हो गया, बहुत अच्छा होता। आपने जो कहा ये मैंने भी अनुभव किया है, मेरे पेशेंट में भी फायदा होता है। लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं इट इज ऑफ हाइपोर हाइपर में उष्ण तीक्ष्ण पित्त और वात के कारण धातुष है। आपका बात सही है, इस पर हम लोग एक जूम पे चर्चा करेंगे सर। प्रियंका जी बोल रहे हैं सर कल के लेक्चर में आपने वेरिकोज वेन्स में कवल बोला था, वो समझ नहीं आया, इफ पॉसिबल प्लीज बताइए। प्रियंका जी ने कहा है कि वेरिकोज वेन्स, अभी क्या है ना कि वेरिकोज वेन्स हुआ है, वहां पे आकाश महाभूत डिस्टर्ब हुआ है। और जो मुंह है हमारा, मुंह कुहर है, यह भी आकाशीय अवयव है। जब हम यहाँ पर तेल डालेंगे मुंह में, तो वो डायरेक्ट वहां पे चला जाता है। आकाश तत्व को आपने स्नेहन किया, तो वो पैर के जो वेरिकोज वेन्स में जो आकाशीय तत्व है, उसको तर्पण करेगा। वहां पर जो ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो इससे वेरिकोज वेन्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। ये हमारे जमदग्नि सर का कॉन्सेप्ट है, और इससे फायदा हुआ है। कवल और गंडूश जो रहता है, कवल का खास कर, क्योंकि कवल में हम लोग हिलाते हैं तो वो उतना एब्जॉर्ब होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अभी आप लोग ये सुनिए कि आयुष दर्पण का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग को नोट्स और जो भी हमारा चर्चा है जूम पे जो होता है, उससे रिलेटेड लिंक दिया जाता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को लिंक दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से बहुत अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आप लोग का प्रैक्टिस तो सब लोग करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो, आपका भी हो हमारा भी हो, हम साथ में बढ़ेंगे, साथ में आगे जाएंगे। और आयुष दर्पण जितना ये काम कर रहा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। अलग अलग व्याधियों पे अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग वक्ताओं को बुलाकर सबको चांस दिया जाता है कि आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। तो ये जो आयुष दर्पण काम कर रहा है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये आयुष दर्पण पे ही होता है। तो आप इसलिए आयुष दर्पण से जुड़िए। कल का लेक्चर का लिंक, ये कल का लेक्चर का लिंक तो आप ग्रुप में मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं वो लिंक नहीं दे सकता हूँ, वो सर दे देंगे, डॉक्टर नवीन सर दे देंगे या स्वप्निल जी दे देंगे। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 फिर से हम लोग मिलेंगे। इंटरेक्टिव सेशन जो होता है, जिसमें सारे वैद्य लोग अपने अपने केसेस लेके आते हैं, कोई सक्सेस स्टोरीज बताता है, कोई डाउट्स पूछता है। तो इससे क्या होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। किसी का कोई बीमारी का अनुभव है, वो डिस्कस करता है, कुछ हम बताते हैं। इस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान होने से सबका नॉलेज जो है अपग्रेड हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग अब 8:15 मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सब लोग को, थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम।